आप लोगों की प्रेजेंस हो चुकी है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग एक मिशन को फिर से देखेंगे, स्पेस मिशन को, और ये स्पेस मिशन बच्चों, ठीक है, मोहमाया है। रितेश कह रहे हैं रजाई में पढ़ने का मजा ही मजा है। अरे अब क्या बताएं, रजाई की बात मत करो। तो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1 मिशन क्या है? आदित्य L1 मिशन बच्चों भारत द्वारा भेजा गया पहला पहला सोलर मिशन है, यानी सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है, जिसे इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है। बच्चों इसे जो भेजा गया था उसे पीएसएलवी एक्सेल की मदद से भेजा गया था। किसकी मदद से भेजा गया था? पीएसएलवी एक्सेल की मदद से भेजा गया था। और ये 244 किलोग्राम का पेलोड है, यानी ये जो सैटेलाइट है इसका जो द्रव्यमान है वो 244 किलोग्राम का है, ठीक है। और इसे भेजा गया 2 सितंबर 2023 को, और पीएसएलवी एक्सेल से भेजा गया था, ये तो आपको पता ही है। और साथ ही साथ इसको भेजा कहां गया, ध्यान से देखिएगा, इसको भेजा कहां गया? असल में बच्चों इसे भेजा गया एक विशेष ऑर्बिट में, जिसे हम लोग L1 पॉइंट के नाम से जानते हैं। L1 पॉइंट का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 1 नाम की एक ऑर्बिट होती है। ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट ऑर्बिट होती है, ये एक सूर्य की कक्षा, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली कक्षा है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली कक्षा है, जिसे L1 पॉइंट बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये L1 पॉइंट पर जब कोई सैटेलाइट भेजा जाता है तो इसकी खास बात ये होती है कि ये, इस पर जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगता है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगता है, वो दोनों इतना समान होता है कि ना सैटेलाइट इधर जा पाता है ना इधर जा पाता है। बाकायदा ये सैटेलाइट ना इधर जा पाता है ना इधर जा पाता है, बल्कि बीच में ही लटका रहता है। और फाइनली सूर्य के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। दोनों इस तरह से घूमते हैं कि लगातार सूर्य का चक्कर दोनों लगाते हुए, यानी ये सैटेलाइट भी और ये पृथ्वी भी, दोनों एक दूसरे का, दोनों सूर्य का चक्कर लगाते हुए हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं। तो ये सूर्य का अध्ययन करेगा, ठीक है, सूर्य का अध्ययन करेगा, लेकिन हमेशा संपर्क में बना रहेगा पृथ्वी के। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, इसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। मतलब अगर इसको हम लोग किलोमीटर में नॉर्मली देखें तो ये 15 लाख किलोमीटर दूर पे होता है। कौन? लैग्रेंजियन पॉइंट। तो फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो हम लोगों ने आदित्य नाम का उपग्रह जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने भेजा, ठीक है, इसको पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर दूर, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक विशेष कक्षा में से भेजा गया है, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कहते हैं या L1 पॉइंट कहते हैं। यहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग समान हो जाता है, जिससे ये सैटेलाइट बीच में ही लटके हुए जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोनों सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं। तो जो भी ये अध्ययन करेगा सूर्य का, लगातार पृथ्वी को डेटा भेजता जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियन पॉइंट 1। तो इसे हम लोग लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर हमने भेजा है। तो इसको हमने लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 को, ठीक है, 2023 को। और ये लैग्रेंजियन पॉइंट पर जब पहुंचा है वो 6 जनवरी 2024 को। तो L1 पॉइंट पर हमारा ये जो उपग्रह है, ठीक है, जिसे हम लोग आदित्य L1 कह रहे हैं, ये 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है, 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। तो ये सूर्य का अध्ययन करने वाला ये भारत का पहला उपग्रह है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। कहां भेजा गया बच्चों? लैग्रेंजियन पॉइंट पर भेजा गया। लैग्रेंजियन पॉइंट कितनी दूरी पर है? पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। एक ऐसी जगह जो सूर्य के ऑर्बिट में, सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाएगी, लेकिन हमेशा संपर्क में बनी रहेगी पृथ्वी के। बात समझ में आ रही है? जिससे सूर्य का अध्ययन हो और पृथ्वी को डेटा भेजा जा सके, ठीक है। तो इसे पीएसएलवी एक्सेल से लॉन्च किया गया था, 6 जनवरी 2024 को ऑर्बिट में पहुंचा, और फाइनली जो है तब से लगातार ये काम कर रहा है। क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या इसकी उद्देश्य थे, किस उद्देश्य से भेजा गया था, उसको भी मैं बताऊंगा। पहले इतना नोट कर लीजिए जितना मैंने आपको बताया है। होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा भेजा जाने वाला, भारत द्वारा भेजा जाने वाला, भारत द्वारा भेजा जाने वाला आदित्य L1 पहला उपग्रह है, पहला उपग्रह है, पहला उपग्रह है, पहला उपग्रह है, जिसको पीएसएलवी एक्सेल की मदद से, जिसको पीएसएलवी एक्सेल की मदद से 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को एक विशेष सूर्य की कक्षा, एक विशेष सूर्य की कक्षा, एक विशेष सूर्य की कक्षा लैग्रेंजियन पॉइंट 1 अथवा L1 पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 अथवा L1 पॉइंट पर भेजा गया, जहां पर यह लैग्रेंजियन पॉइंट और L1 पॉइंट 1 पर भेजा गया, जहां पर यह 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक स्थापित हो गया, सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, लिखिएगा लैग्रेंजियन पॉइंट और लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंजियन पॉइंट और लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट और लैग्रेंजियन पॉइंट दोनों लिख सकते हो। इंग्लिश में LAGRANGIAN होता है, ठीक है। बाकी जो है वो हिंदी में लैग्रेंजियन पॉइंट या लैग्रेंज पॉइंट दोनों लिख सकते हो। तो लैग्रेंजियन पॉइंट और अथवा लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु है, अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु है, अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु है जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, जहां पर पृथ्वी तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, कर देते हैं। यह पृथ्वी से सूर्य के
या पृथ्वी से सूर्य की ओर या पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है, या पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है और सूर्य का अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। तो बच्चों बिल्कुल बात समझ में आ गई। लैग्रेंजियन पॉइंट मैंने क्या बताया? मैंने बताया आदित्य L1 क्यों कहा गया? लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर इसे भेजा गया, इसको PSLV एक्सेल से भेजा गया। ठीक है, दुनिया में भारत का पहला ऐसा उपग्रह है जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है, L1 पॉइंट पर भेजा गया। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट और लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर की दूरी या 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। यहाँ पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर हो जाता है, एक दूसरे को नलिफाई कर देता है। ये सूर्य की कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के संपर्क में बना रहता है, जिससे क्या बना रहेगा? जिससे कि लगातार सूर्य के बारे में आंकड़े हमें प्रदान कर सके। इसी वजह से आदित्य को आदित्य L1 के नाम से जाना जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आदित्य L1 क्या है आपको समझ में आ गया। बिल्कुल बात क्लियर, 100% मेरे बच्चों बात क्लियर। ठीक है, बहुत सारे देशों ने भेजा है, हमने भी भेजा है। ठीक है, तो L1 पॉइंट किसी को समझा दोगे? अगर इसे समझा दोगे तो समझ लो कि एक बहुत ही जो है वो स्टैंडर्ड चीज जो है तुमने दूसरों को समझा दी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही शानदार, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, अब ये होता है कि सर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है बच्चों कि हमारे सूर्य का अध्ययन करना, और खास करके सूर्य के कुछ एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सूर्य का ये जो बाहरी वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, सूर्य का जो ये बाहरी वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, इसे बच्चों बोलते हैं कोरोना। क्या कहा जाता है इसे? कोरोना। कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं, ये कोरोना होता है बाहरी भाग सूर्य का। तो ये होता है, ये है आपके सूर्य का कोर, ये है सूर्य का क्या है बच्चों? कोर है, यानी इसका केंद्र है। तो और ये जो बाहरी वाला भाग होता है इसे कोरोना कहते हैं। तो अक्सर ये देखा गया मेरे प्यारे बच्चों कि सूर्य का कोरोना जो है वो ज्यादा गर्म होता है देन की उसके कोर से। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए? कोर ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन कोर से ज्यादा गर्म होता है कोरोना वाला भाग। आखिर ऐसा क्यों होता है? कई थ्योरी हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया। तो उसका स्पेशली अध्ययन करने के लिए किसको भेजा गया है? इस आदित्य L1 को भेजा गया है। इसके अलावा सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, यानी ये जो चमक वाला पार्ट है, इसके अलावा इसका जो क्रोमोस्फीयर है, ठीक है, ये फोटोस्फीयर दिख रहा है, ये वाला जो येलो कलर का, इसके नीचे ये वाला जो भाग दिखाई पड़ रहा है, ये फोटोस्फीयर है। तो सूर्य का क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर की जो फोटोस्फीयर है, इसके क्या कैरेक्टर है, इसका क्या लक्षण है, यानी इसके फीचर्स क्या क्या है, क्यों ये ऐसा बना हुआ है, इसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। दो पॉइंट। तीसरा, सूर्य से लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का तूफान निकलता है, जिसे सौर तूफान कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें मैंने आपको बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जिसमें गामा, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें ये सब शामिल होती हैं। तो सूर्य की सतह से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती हैं, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का ये तूफान, जिसे सौर तूफान कहते हैं, ये हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को, पूरे के पूरे सौर मंडल को प्रभावित करता है। और सौर मंडल में हमारी पृथ्वी आती है, पृथ्वी को भी प्रभावित करता है, यहां तक कि हमारे जो सैटेलाइट्स आसमान में उड़ रहे हैं, उस जब सौर तूफान हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, तो हमारे ये सौर तूफान हमारे सैटेलाइटों को, हमारी जो पावर ग्रिड्स होती हैं, जो बिजली की जो कह सकते हैं ये जहां पर बिजली पैदा होती है, बिजली जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ये जो ग्रिड्स, ये जो आपके जो बड़े बड़े वायर्स की मदद से जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को भेजा जाता है, इसे पावर ग्रिड कहते हैं। तो हम ये जो सौर तूफान होता है, हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, हमारे पावर ग्रिड्स होती हैं, इन सबको भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जब ये सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है, तो आखिर ये सौर तूफान क्यों उठता है, और ये सौर तूफान किस तरह से हमारे पूरे सोलर सिस्टम को, पृथ्वी को, ठीक है, कैसे असर करता है, इन सब का अध्ययन करने के लिए हमने किसको भेजा है? अपने आदित्य L1 को भेजा है। तो आदित्य L1 के क्या ऑब्जेक्टिव है? प्राइम ऑब्जेक्टिव, प्राइम उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करना। सूर्य के अध्ययन में मुख्यतः किस चीज का अध्ययन करेगा? कोरोना का अध्ययन करेगा, और किस चीज का? फोटोस्फीयर, साथ ही साथ उसके जो है क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा। इसके अलावा सौर तूफानों का अध्ययन करेगा, और सौर तूफानों का जो हमारे सौरमंडल तथा पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है उसका अध्ययन करेगा। तो होप मेरे प्यारे बच्चों इसका उद्देश्य आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नोट कर लीजिए कि उद्देश्य, यानी कि आदित्य L1 के उद्देश्य। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? लिख लीजिए उद्देश्य। पहला उद्देश्य, सूर्य के बाहरी भाग कोरोना का अध्ययन करना। पहला लिखिएगा, सूर्य के बाहरी भाग कोरोना का अध्ययन करना। सूर्य के बाहरी भाग कोरोना का अध्ययन करना, कोरोना का अध्ययन करना, कोरोना का अध्ययन करना। दूसरा, सूर्य के क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, सूर्य के क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करना। सूर्य के क्रोमोस्फीयर तथा फोटोस्फीयर का अध्ययन करना। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, सूर्य से उठने वाले विद्युत चुंबकीय तूफान, सूर्य से उठने वाले विद्युत चुंबकीय तूफान, विद्युत चुंबकीय तूफान, विद्युत चुंबकीय तूफान, जिसे सौर तूफान कहा जाता है, जिसे सौर तूफान कहा जाता है, जिसे सौर तूफान कहा जाता है, उसका अध्ययन करना, उसका अध्ययन करना, उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट लिखिएगा, सौर तूफान का
सौर तूफान का सौरमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, सौर तूफान का सौरमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा पृथ्वी पर मौजूद, तथा पृथ्वी पर सौर तूफान का सौरमंडल पर तथा सौरमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना। ये सब इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है बच्चों, इस उद्देश्य के साथ हमने जो है वो आदित्य L1 को भेजा है। अब आदित्य L1, मेरे प्यारे बच्चों, आदित्य L1 तो काम कर रहा है, लेकिन इसी तरीके से जैसे आप लोग सवाल अभी पूछ रहे थे कि क्या सर ऐसा ही कोई उपग्रह किसी और देश ने भी भेजा है? हाँ बच्चों, भेजा है, और हमारे से बहुत उन्नत उपग्रह भेजा है, और उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब, ये पार्कर सोलर प्रोब जो है वो नासा के द्वारा भेजा हुआ सूर्य का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने वाला उपग्रह है, और ये डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा 2018 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका जो नाम पड़ा है, एक बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमी के जानकार थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, यूजिन पार्कर के सम्मान में इसका नाम रखा गया था। और ये 2022 में बच्चों इसने एक बड़ा कारनामा किया। 2022 में वो काम किया जो आज तक किसी उपग्रह ने नहीं कर पाया है। सूर्य के ये बेहद करीब पहुंच गया। सूर्य से के जो बाहरी वायुमंडल है, सूर्य का जो बाहरी वायुमंडल है, उसे बोला जाता है L7। ठीक है, क्या बोला जाता है? L7 क्रिटिकल सरफेस। क्या बोला जाता है? L7 क्रिटिकल सरफेस कहा जाता है, क्रिटिकल सरफेस कहा जाता है। ठीक है, सरफेस कहा जाता है। तो इस L7 सरफेस या सतह कह सकते हो, हिंदी में सतह बोल सकते हो। L7 क्रिटिकल सतह एक जगह होती है जो सूर्य के बाह्य वायुमंडल वहीं पर खत्म हो जाता है, सूरज का बाहरी वायुमंडल वहीं पर खत्म हो जाता है, और जिसकी दूरी सूर्य की सतह से लगभग 1,13,07,000 हाँ 1,30,79,138 किलोमीटर। ठीक है, उसमें एक जीरो कम टू, तो 1,30,79,138 किलोमीटर। ठीक है, यानी सूर्य की सतह से इसकी दूरी 1,30,79,138 किलोमीटर की दूरी पर एक सतह होती है जहां पर सूर्य का बाह्य वायुमंडल खत्म हो जाता है, उसे L7 क्रिटिकल सतह कहते हैं। ये जो पार्कर सोलर प्रोब था जो अमेरिका का, ये यहां तक पहुंच गया। ठीक है, इतने करीब पहुंच गया, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को टच कर लिया, सूर्य को छू लिया। बात समझ में आ रही है? सूर्य को छू लिया। तो ऐसा माना जाता है कि आज तक, ऐसा माना नहीं, ऐसा रियलिटी में है कि इतने करीब तक, सूर्य के इतने करीब तक आज तक कोई भी यान नहीं जा पाया है, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब वहां तक पहुंच पाया। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। कहां तक पहुंच पाया? सूर्य की सतह से लगभग 1,30,79,138 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर बाह्य वायुमंडल उसका खत्म हो जाता है, उसे L7 क्रिटिकल सरफेस बोलते हैं, वहां तक ये पहुंच पाया, और फाइनली जो है एक इतिहास रचा, और माना यह गया कि इसने सूर्य को छू लिया। ठीक है, तो ये कारनामा किया है नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने। तो प्यारे बच्चों, तो ये पार्कर सोलर प्रोब भी एक बहुत ही, ठीक है, फिगर भी बनाना नहीं, सारे फिगर नहीं बना, इसको बना सकते हो, समझाने के लिए तो बना ही सकते हो ना। तो ये सारी चीजें, अब ये इतनी दूरी पर पहुंचा लेकिन जला नहीं। ठीक है, इससे ये इतना गर्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये नासा का अपना रहस्य है। नासा इसमें अपनी अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करता है जो हमें नहीं बताएगा, हमें बता देगा तो हम भी ना सीख जाएंगे। तो वो उसका अपनी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये वहां तक पहुंचा लेकिन जला नहीं। तो उसके बारे में तुम मुझसे मत पूछने लगना, क्योंकि मैं भी नहीं बता पाऊंगा, किसी को नहीं पता। आ रही बात समझ में? तो ये नोट कर लीजिए कि ये आपका पार्कर सोलर प्रोब नासा द्वारा भेजा गया अभी तक का सबसे उन्नत किस्म का, ठीक है, उन्नत किस्म का पार्कर सोलर प्रोब नासा द्वारा भेजा गया। नोट कर लीजिए बच्चों, पार्कर सोलर प्रोब नासा द्वारा भेजा गया अभी तक का सबसे उन्नत उपग्रह है, सबसे उन्नत उपग्रह है जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया, जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया, जो 2022 में सूर्य के बेहद करीब, जो 2022 में सूर्य के बेहद करीब L7 क्रिटिकल सतह तक पहुंच पाया, L7 क्रिटिकल सतह तक पहुंच पाया, और एक कीर्तिमान स्थापित किया, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, L7 क्रिटिकल सतह सूर्य से की सतह से लगभग L7 क्रिटिकल सतह सूर्य की सतह से लगभग 1,30,79,138 किलोमीटर दूर ऐसा बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है जहां पर सूर्य का बाह्य वायुमंडल खत्म हो जाता है, हाँ यह भी वर्किंग है। ठीक है, बाह्य वायुमंडल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा ने भेजा पार्कर सोलर प्रोब, और ये L7 क्रिटिकल सतह के करीब तक पहुंच पाया और अपना एक रिकॉर्ड स्थापित किया। अभी ये सूर्य का चक्कर लगातार लगा रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, माना यह जाता है एक ऐसा पॉइंट आएगा आज से 1 से 2 साल के बाद कि ये जो है इसके चारों तरफ घूमते घूमते एक वक्त के बाद ये अपने आप को सूर्य के अंदर ही क्या कर लेगा, मतलब अपने आप को समा देगा, यानी सूर्य के अंदर ही चला जाएगा। लेकिन जब सूर्य के अंदर जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन जाते जाते ये रास्ते की फोटोग्राफ, रास्ते के आंकड़े जो है वो पृथ्वी को भेजता जाएगा, जिससे खुद को तो ये समाप्त कर लेगा, लेकिन सूर्य के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकेगी। तो ऐसा 1-2 साल के बाद किया जाएगा, लेकिन अभी ये उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों इस चीज के बारे में भी आपको जानकारी हो चुकी होगी, यानी इस बारे में भी आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक नए
इंडिया के ऑब्जेक्टिव को, इंडिया के एक नए मिशन को समझते हैं जिसका नाम है निसार मिशन। बहुत चर्चा में है, बहुत ज्यादा ये चर्चा में है, ठीक है। इसके पास की पिक जो है वो बच्चों नासा के वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल है। अगर आपको पल्लवी इंटरेस्ट हो तो आप जाकर वहां पर देख सकती हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों भारत के एक और मिशन, भविष्य में होने वाले मिशन के बारे में। तो भारत के कुछ भविष्य में होने वाले मिशनों के बारे में अगर बात की जाए तो निसार इसमें सबसे ज्यादा लेटेस्ट, अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में है। और निसार जो है वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है जिसको बच्चों नासा और इसरो मिलकर भेजने जा रहे हैं। नासा एवं इसरो, तो नासा और इसरो मिलकर इसको, ये उनका ज्वाइंट मिशन है बच्चों। और अभी तक का दुनिया का सबसे महंगा और दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का, दुनिया का सबसे महंगा, दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का ये सुदूर संवेदी उपग्रह है, ठीक है। या कह सकते हैं कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आप लोगों को बताया था, ठीक है। सुदूर संवेदन उपग्रह बताया था। सुदूर संवेदन उपग्रह क्या होते हैं, भूल गए आप लोग? सुदूर संवेदन उपग्रह क्या होते हैं? जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उनके चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी की सतह के बारे में, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, पृथ्वी के समुद्र के बारे में, उन सब के आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन उपग्रह या सुदूर संवेदी उपग्रह। तो अभी तक का दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा उन्नत जो सुदूर संवेदी जो उपग्रह है वो यही है निसार। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कौन भेज रहा है? नासा और इसरो भेज रहे हैं। कब भेजा जाएगा? इसको भेजा तो जाना था 2024 के अंदर ही, लेकिन अब ये जो है वो चेंज कर दिया गया है। माना ये जा रहा है कि जनवरी 2025 में से भेजा जाएगा। तो अगले महीने इसको भेजा जाने की संभावना है। जीएसएलवी MK2 से इसे भेजा जाएगा, जीएसएलवी रॉकेट से इसको भेजा जाएगा, जीएसएलवी MK2 से भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा बच्चों? लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भू कक्षा में भेजा जाएगा। कहां पर भेजा जाएगा? निम्न भू कक्षा में से भेजा जाएगा। 747 किलोमीटर पर, 747 किलोमीटर पर निम्न भू कक्षा में इसको भेजा जाएगा। किससे भेजा जाएगा? जीएसएलवी MK2 से जनवरी 2025 में भेजा जाएगा। इसका बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है जो इसे भेजा जा रहा है? तो पृथ्वी पर होने वाली जो ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक हैं लेकिन जिसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो पृथ्वी पर होने वाली वह प्राकृतिक घटनाएं, वह रहस्यमयी घटनाएं, जैसे कि कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर जो है वो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, कहीं पर जो है वो कह सकते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे हिम जो है वो जो बर्फ पिघल रही है, इसके अलावा जो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर सुनामी आती है तो क्यों आती है, इन सब के बारे में डेटा ये इकट्ठा करेगा, ठीक है। 4 सालों के अंदर इसका जो जीवन काल है वो 4 साल है। तो 4 सालों में ये बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेगा पृथ्वी पर होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में। और फिर उसके बाद इन्हीं डेटा के आधार पर जब ये 4 साल का डेटा हमें प्रदान कर देगा तो इसी डेटा के आधार पर फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, फ्यूचर में हम अनुमान लगा पाएंगे कि ये जो भूकंपीय घटनाएं हैं, ज्वालामुखी विस्फोट है, सुनामी है, या जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये किस तरीके से हमारी पृथ्वी को बदल सकता है, हमारी पृथ्वी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, ठीक है, या कब कहां कैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं, कहां पर भूकंप आने की संभावना है या भूकंप आ सकते हैं। तो अभी तक तो हमें भूकंप आता है लेकिन भूकंप का पहले से पता नहीं होता कि भूकंप कहां आएगा, कितना कब आएगा, कितना नुकसान करेगा, हमें नहीं आइडिया होता। लेकिन इसकी वजह से जब हम लोग नासा ये निसार भेजेंगे तो निसार जो है वो अगले 4 सालों में जो हमें आंकड़े प्रदान करेगा उसके आधार पर हम फ्यूचर के जो होने वाली घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनके बारे में हम अनुमान लगा सकेंगे। तो इसलिए हम निसार को भेजने जा रहे हैं। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह है। 10,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं इसको भेजने में, 10,000 करोड़ रुपए। जरा इमेजिन करिए, इतना महंगा जो है सुदूर संवेदी उपग्रह आज तक नहीं भेजा गया। सुदूर संवेदी उपग्रह की मैं बात कर रहा हूं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये निसार क्या है, मुझे लगता है एक एक बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहीं पर याद हो गया होगा कि निसार नासा और इसरो द्वारा भेजा जाने वाला एक ज्वाइंट मिशन है जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह है जो पृथ्वी की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है। निम्न भूकक्षा में 747 किलोमीटर की ऑर्बिट में इसको जनवरी 2025 में भेजा जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, जल्दी बताइए, ठीक है। हाँ बच्चों अब समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार हेडिंग डाल लीजिए, नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन। हाँ ये इंडिया से ही लॉन्च होगा भैया स्वाति, ठीक है। तो जीएसएलवी जो है वो इंडिया का ही है ना, इतना तो समझना चाहिए ज्योति, तो क्यों उठ के आई हो क्या? चलिए तो लिखिए बच्चों, लिखिएगा ये, या भारत या नासा, इस तरह से लिखिएगा, या नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है। यह मिशन अभी तक का सबसे महंगा और सबसे महंगा तथा सबसे उन्नत सुदूर संवेदी उपग्रह अथवा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सुदूर संवेदी उपग्रह अथवा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे जीएसएलवी MK2 रॉकेट की मदद से जनवरी 2025 में भेजे जाने की संभावना है, जिसे जीएसएलवी MK2 रॉकेट की मदद से जनवरी 2025 में भेजे जाने की संभावना है। इसको निम्न भूकक्षा में 747 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाएगा। इसे निम्न भूकक्षा में 747 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाएगा। पैराग्राफ चेंज करिएगा बच्चों, पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी पर होने वाली
इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी पर होने वाली जटिल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनसे संबंधित आंकड़े एकत्र करना है। यह अगले 4 सालों में पृथ्वी की भूकंपीय घटनाओं, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन, हिमस्खलन इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र करेगा। हो गया बिल्कुल क्लियर मेरे बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर? बिल्कुल, हाँ, नोट कर लिया सबने? बिल्कुल क्लियर। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या इसके उद्देश्य हैं, कैसे हैं, सब आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। किसी को भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग एक मिशन और लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है शुक्रयान। क्या नाम है? शुक्रयान। भारत सरकार की मान्यता इसको मिल गई है, यानी पूरी तरीके से अब भारत सरकार ने इसको फंड प्रोवाइड करने के लिए मान्यता दे दी है कि आप फंड लीजिए और शुक्र मिशन को भेजिए। शुक्रयान 1 मिशन भेजा जाएगा। 2028 से 2031 के बीच में भेजे जाने की संभावना है। अभी इसको बच्चों मान्यता दी गई है कि इसको पूरी तरीके से परमिट कर दिया गया है। अब ये जो अध्ययन होगा, यानी कि ये जो हमारा शुक्रयान जाएगा, ये शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए जाएगा। एक ऑर्बिटर मिशन होगा। ये ऑर्बिटर मिशन का मतलब कि एक ऑर्बिटर मिशन का तो मतलब आप लोग समझ ही रहे हो। तो एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो हमारे इसका शुक्र ग्रह के चारों तरफ घूमेगा, शुक्र ग्रह के आंकड़े इकट्ठा करेगा और उसके बारे में हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी देगा। अब सवाल ये उठता है मेरे प्यारे बच्चों कि आखिर हम सूर्य के जानकारी लेने में, शुक्र ग्रह की जानकारी लेने में हम इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? शुक्र ग्रह से मतलब क्या हमारा मतलब है जो हम इतना ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना सारा पैसा खर्च करके हम शुक्र ग्रह पर अपना मिशन भेजने जा रहे हैं, या दुनिया में और भी जो देश हैं वो क्यों इस पर मिशन भेजना चाहते हैं? तो एक बात को समझिएगा कि जो शुक्र ग्रह है उसकी जो बनावट है, उसकी जो प्रकृति है, वो काफी कुछ पृथ्वी से मिलती है। इसी वजह से उसे कहा जाता है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह की जो बनावट है, शुक्र ग्रह की जो प्रकृति है, वो लगभग पृथ्वी जैसी मिलती है। तो यह भी माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक जमाना रहा होगा, एक वक्त रहा होगा, करोड़ों साल पहले, जब शुक्र ग्रह पर पानी रहा होगा, शुक्र ग्रह पर नदियां बहती रही होंगी, और हो सकता है शुक्र ग्रह पर जीवन भी किसी न किसी रूप में रहा हो। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी घटनाएं घटी, कौन सी ऐसी स्थिति हुई कि शुक्र जो है एक हंसता खेलता एक हरा भरा प्लेनेट रहा होगा। माना जाता है वहां पानी था, वहां पे नदियां बहती थी, वहां पे सब कुछ मौजूद था। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं घटी, ये अभी रहस्य है कि वो शुक्र ग्रह जो कि हरा भरा था, उसमें कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि आज वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे भयानक ग्रह बन गया है। यानी वहां पर आप जानते हो कभी वहां पानी बहता था और आज वहां पर लावा बहता है। पूरा का पूरा जो शुक्र ग्रह है उस पर मोटा लावे की नदियां बहती हैं। जैसे कि मैग्मा होता है ना, जो वोल्केनो से आपके जो है ज्वालामुखी से निकलता है, तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी तरीके का लावा इसमें से निकल कर पूरा का पूरा जो है वो वहां पर पूरे के पूरे शुक्र ग्रह पर बह रहा है। वहां का जो वायुमंडल है इतना टॉक्सिक, इतना जहरीला है मेरे प्यारे बच्चों, इतना जहरीला है कि वहां हम लोगों के वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। वहां पर जो वायुमंडल है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का वायुमंडल बना हुआ है। यहां पर पानी की बारिश होती है और वहां पर जानते हो किसकी बारिश होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, जो दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड माना जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी बारिश होती है वहां पर। ठीक है, रोज सुबह शाम वहां बादल उमड़ते हैं, गरजते हैं, बारिश होती है। लेकिन किस चीज की बारिश होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। तो वैज्ञानिकों को बड़ा रहस्य लगा कि आखिर कभी ये हरा भरा या पानी से भरा हुआ या फिर वहां पर जीवन वाला ये ग्रह रहा होगा, आखिर क्या ऐसा हुआ कि इसकी स्थिति ऐसी हो गई, जल गया। और सबसे आपको ये भी बता दूंगा, नहीं पता तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, सबसे करीब है बुध, सूर्य के सबसे करीब बुध ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म अगर कोई है तो शुक्र ग्रह है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में जो सूर्य की किरणें जाती हैं वो उसी में फंस जाती हैं और उसके वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। इसी वजह से यहाँ का तापमान पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा गर्म रहता है। सबसे गर्म तापमान वाला ग्रह है ये हमारा जो ये आपका ये शुक्र ग्रह है। तो वैज्ञानिक बड़ा रहस्य में पड़े हुए हैं कि आखिर पृथ्वी जैसा दिखने वाला ये ग्रह, आखिर इसकी स्थिति आज जैसी क्यों हुई। और अगर ऐसा हो गया है तो ऐसा तो नहीं कि कल फ्यूचर जो हमारी पृथ्वी का फ्यूचर हो वो भी ऐसे ही हो जाए। तो कल अगर हमें वहां का पता चले कि भैया पृथ्वी कुछ ऐसी घटनाएं पृथ्वी पे भी घट सकती हैं, और तो हम पहले से तैयार हो जाएं, पहले से अगर हम उसको बचा सकें पृथ्वी को तो बचा लें। तो शुक्र ग्रह जैसी स्थिति पृथ्वी की ना हो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ एक ही जैसा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें शुक्र ग्रह का अध्ययन करना जरूरी है। इसी वजह से शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए पूरी दुनिया परेशान है और शुक्र ग्रह पर मिशन भेज रही है और भारत भी वहां पर मिशन भेज रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको इसका उद्देश्य स्पष्ट हो गया होगा
तो अभी स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों हम इसको भेज रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, शुक्रयान मिशन जो है 2028 से 31 के बीच में भेजा जाएगा, ठीक है। और ये वहां पर क्या करेगा, ये शुक्र ग्रह की भूवैज्ञानिक और ज्वालामुखी गतिविधि, जमीन पर उत्सर्जन, हवा की गति, बादल कवर और अंडाकार कक्षा से अन्य ग्रहों की विशेषताओं का अध्ययन करने की उम्मीद है। तो ये सब वहां के वायुमंडल का अध्ययन करेगा, वहां की सतह का अध्ययन करेगा, वहां का जो कह सकते हैं जहरीली जो बारिश होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, उसका अध्ययन। तो आपको कुछ नोट कराने की जरूरत नहीं है, सीधे यही नोट कर लीजिए, यही उतार लीजिए। शुक्रयान मिशन कब भेजा जाएगा, 2028 से 31 में भेजा जाएगा। किससे भेजा जाएगा अभी स्पष्ट नहीं है, जब स्पष्ट हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल इसको एज इट इज उतार लो, ठीक है, कुछ इसमें अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। से 31 के बीच में भेजा जाएगा, 2028 से 31 के बीच में इसे भेजा जाएगा। इसका बजट रितेश भाई, बजट की तुम्हें बड़ी चिंता है, 1226 करोड़ रुपए है। बहुत बढ़िया। अरे भैया स्वाति, और क्या भारत हमेशा भेजता रहा है क्या शुक्र मिशन, तो पहली बारी भेज रहे हैं स्वाति। नोट कर लिया बच्चों, ठीक है, 1236 करोड़ रुपए का बजट है इसका, ठीक है। चलिए, तो शुक्रयान मिशन आप लोगों को कंफर्म हो गया। शुक्रयान मिशन में बच्चों ये जो साथ ही साथ जब हम लोग 2028 से 31 के बीच में मिशन भेजेंगे, उसके साथ साथ 3 मुख्य मिशन जो है वो भेजे जाएंगे जो हमारे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें 2029 में दा विंसी नाम का मिशन भेजा जाएगा, दा विंसी नाम का मिशन भेजा जाएगा जो नासा भेजेगा, ठीक है। तो नासा के द्वारा दा विंसी मिशन भेजा जाएगा और ये 2029 में भेजा जाएगा। 2030 में इन विजन भेजा जाएगा, ये यूरोपीय संघ का मिशन होगा, यानी यूरोपीय संघ का जो वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसका मिशन होगा। और 2031 में वर्टिस वेराइटस या वेरिटस नाम का मिशन भेजा जाएगा नासा के द्वारा। तो ये 3 मिशन उसी के साथ में, मतलब हम नहीं भेजेंगे, ये अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, लेकिन साथ ही साथ शुक्रयान जब हम भेजेंगे तो उसी के आसपास जो है अमेरिका और आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी अपने मिशन भेजेगी। तो इसको नोट कर लीजिए कि ये भविष्य में भेजे जाने वाले अन्य अंतरिक्ष जो है संगठनों के मिशन। तो 2029 में दा विंसी, 2030 में इन विजन और 2031 में वेरिटस, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। क्या बनाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तब पूछते जब मैं ना बनवा रहा होता, हमसे भी मेहनत करवा भी नोट देती होगी, वो भी बना के दे रही है, हम भी बना के रिवाइज करने की कोशिश करो। बना बना के पता लगा रखना चाहते हो भविष्य में अपने बच्चों के लिए कि साहब हमने बड़ा तगड़ा नोट्स भौकाल बना देना उनके सामने कि अब बहुत तगड़ा नोट मैंने बनाया था, बस 2 नंबर से मेरा रुक गया था, 2 नंबर थे, 2 नंबर से इंटरव्यू मैंने 3 बार दिया और तीनों बार 2-2 नंबर से रुका था। ये जो झूठी भौकाल लोग बनाते रहते हैं ना, इस तरह मत बनो, सफल होने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छे तरीके से मेहनत, इस तरह से स्मार्ट मेहनत करो, ठीक है। स्मार्ट मेहनत कैसे करोगे, स्मार्ट मेहनत इस तरह से कर सकते हो कि जो नोट्स तुम्हारे बनवाए जा रहे हैं, टीचर बनवा रहा है, ठीक है, तुमको दिए जा रहे हैं, उनको बार बार रिवाइज करो, उनको शॉर्ट में नोट करने की, उनकी चीजों को याद करने की कोशिश करो, उनको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, ये काम करो, ठीक है। बाकी नोट्स पोथी भर भर के रख दिए और पता लगा एग्जाम के समय पे पोथी ना मिली, क्या फायदा है ना। तो इस तरह से मेहनत करो। तो जो लोग स्मार्ट होंगे उनका सिलेक्शन होगा, जो बहुत मेहनती होंगे लेकिन जबरदस्ती की मेहनत कर रहे होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करनी है प्लस स्मार्ट वर्क के साथ करनी है, ठीक है। अपने समय को बचाना है, कम समय में ज्यादा चीजें तैयार करने की कोशिश करनी है, तो उनको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये सब काम करिए। बाकी जो है वो जबरदस्ती का पता लगा हम भी नोट करवा रहे हैं, हमसे भी मेहनत करवा रहे हो, टीम भी तुमको पर मेहनत कर रही है, फिर बैठ के तुम अलग से नोट भी बना रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं फायदा होगा। अरे बस हम ना बनवाते, हमसे कहते थे सर आप मत बनवाइए, हम कर लेंगे, तब हम जानते कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तब होता। लेकिन हमसे भी मेहनत करवाओगे, खुद भी करोगे, कैसे चलेगा, ठीक है। लीडर बोर्ड का मतलब होता है कि जब कोई भी जैसे कोई रैंक आती है तो कोई नंबर 1 रैंक पर है, कभी कोई 2 रैंक, कोई 3 रैंक, तो वो जो पूरा आपका सीरीज बनती है उसे लीडर बोर्ड कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल। चलो चलो बिल्कुल बात। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एक स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी और साथ ही साथ कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे महंगा टेलीस्कोप भेजा है, दुनिया का सबसे महंगा टेलीस्कोप भेजा है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बच्चों, ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा, दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का जो है ये टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप मेरे प्यारे बच्चों इतना ज्यादा मतलब उन्नत है कि वो आकाश गंगाओं की, गैलेक्सी की, ब्रह्मांड के वो सारे रहस्यों को जानने के लिए भेजा गया है जो कि हमें अभी तक नहीं पता थे, या जो पिक्चर्स हमें पहले मिलती थी अपने ब्रह्मांड की या हमारी गैलेक्सी की, वो उतनी स्पष्ट नहीं होती थी जितनी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अब हम उतार सकेंगे। तो दुनिया का सबसे महंगा टेलीस्कोप है, सबसे उन्नत किस्म का टेलीस्कोप है मेरे प्यारे बच्चों, और इसे जो है इन 3 एजेंसीज ने मिलकर भेजा है, नासा ने, ईएसए ने और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने। तो अभी हाल में, ठीक है, हाल में उसने अपनी पहली पिक्चर भेजी, और ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा भेजी गई सबसे पहली तस्वीर है, ठीक है। तो सबसे पहली तस्वीर है जिसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भेजा है। अब जरा समझिए, मैं आपको बताऊंगा बड़ा मजेदार चीज कि ये जो जेम्स वेब स्पेस
टेलीस्कोप के द्वारा भेजी गई जो ये तस्वीर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक छोटा सा डॉट भी अगर तुमको दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा डॉट, ऐसे ऐसे लाखों डॉट इस तस्वीर में तुमको दिखाई दे रहे होंगे। लाखों जो है वो आपको सफेद कलर के डॉट्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? खूब छोटे 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 व्हाइट कलर के डॉट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तस्वीर में दिखने वाला, दिल थाम लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं, दिल थाम लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं कि इस तस्वीर में जो ये तस्वीर आपको दिख रही है, इसमें एक जो छोटा सा भी डॉट दिखाई पड़ रहा है, सबसे छोटा डॉट भी अगर इसमें दिखाई पड़ रहा है, लाखों डॉट आपको दिखाई पड़ रहे हैं सफेद कलर के, इसमें जो सबसे छोटा डॉट भी दिखाई पड़ रहा है वो भी जानते हो एक गैलेक्सी है। ठीक है, जानते हो एक गैलेक्सी है। और आपको मैंने पहले भी बताया एक गैलेक्सी के अंदर हमारे सूर्य के जैसे अरबों खरबों तारे होते हैं। तो समझ रहे हो, ये हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा भाग है जिसकी तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भेजी है। ठीक है, जिसमें एक छोटा सा डॉट भी आपको क्या है, एक गैलेक्सी है, छोटा सा डॉट भी, जिसके अंदर हमारे सूर्य के जैसे अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा बड़ा ये स्पेस का एरिया दिखाई पड़ रहा है आपको। एक छोटे से छोटा डॉट के अंदर हमारे सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। ठीक है, अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। तो सोचिए बच्चों, ये यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, इसकी कल्पना इस बात से करिए। अब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताने जा रहा हूं, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जो आपको एरिया दिख रहा है जिसकी तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली है, एक एक जगह आप दिख रही है जिसमें एक छोटे से छोटा डॉट भी क्या है, गैलेक्सी है, और जिसमें हमारे सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे मौजूद है। मेरे प्यारे बच्चों, जानते हो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया हमारे ब्रह्मांड का कितना बड़ा एरिया है पता है? कितना बड़ा एरिया? जैसे आप खड़े हो जाइए और आप अपनी उंगली पर एक रेत का कण रख लीजिए, अपनी उंगली पर रेत का कण रख लीजिए, तो रेत का जो कण का साइज है, रेत के आपके सामने जो रेत के कण का साइज है जो उंगली पे आपने रख रखा है, सिर्फ उसी रेत के कण के साइज के बराबर का ये एरिया है। बस सिर्फ रेत के कण के बराबर का एरिया यह है जिसमें लाखों गैलेक्सी मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे मौजूद हैं। तो जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, इमेजिन करिए। मतलब समझ रहे हो, कुछ दिमाग पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मतलब आप जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ उतना बड़ा एरिया है जितना हमारे अगर उंगली पर खड़ा कर लिया जाए तो उस पर एक रेत के कण के बराबर का एरिया है। छोड़ो, अब बात ही खत्म करो यहां पर। अब क्या करोगे, सोच रहे हो? ये इसकी तस्वीर ली है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। अब आओ बात करो। ठीक है, अपना भौकाल बनाओ कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारी ईगो ऐसी है, हमारी ईगो कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता इंसान। तो ये इतना बड़ा एरिया जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा जो लिया गया एरिया है वो एक छोटे से कण के बराबर है। ठीक है, तो सोचिए, आश्चर्य कीजिए कि ये सारी चीजें, तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्रह्मांड के अतीत के हर चरण की जांच करेगा। यानी कि माना यह जाता है बच्चों कि हमारा जो ब्रह्मांड था पहले एक जगह पर केंद्रित था, मतलब सारा ब्रह्मांड की सारी जो चीजें थी वो एक जगह पर केंद्रित थी। एक बार की आज से अरबों साल पहले एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट हुआ, और जबरदस्त तरीके का जो विस्फोट हुआ उसे हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। क्या कहा जाता है बच्चों? बिग बैंग। तो बिग बैंग कहा जाता है आज से अरबों साल पहले एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट हुआ, और फिर उसी से जो मैटर, उसी से जो पदार्थ निकला उस विस्फोट से, उसी से तारे बने, उसी से मंदाकिनियां बनी, उसी से जो है वो हमारे ग्रह बने, नक्षत्र बने, सब कुछ उसी से बना। ठीक है, तो माना यह जाता है कि आज से अरबों साल पहले एक महाविस्फोट जिसे बिग बैंग कहा जाता है, उससे ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ठीक है, तो ब्रह्मांड के आज से कई अरब साल पहले जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, तो उस जन्म के समय जो गैलेक्सी बनी थी या तारे बने थे, तब को उन तारों को भी जो गैलेक्सी के जब बिग बैंग के वक्त या बिग बैंग के करीब जो तारे गैलेक्सी बने थे, तो उन गैलेक्सियों और उन तारों को भी देखने की क्षमता हमारे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में है। तो मतलब ये हमारे पुराने समय के बने हुए तारे, पुराने समय पे बने हुए गैलेक्सी, या इस समय पे जो गैलेक्सी या तारे मौजूद है उनको, मतलब ये पुराने वालों को भी देख लेगा और साथ ही साथ नए वालों को भी देख लेगा। तो बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप माना जा रहा है, जो हमारे पूर्व के तारों को, गैलेक्सियों को और वर्तमान के तारों और गैलेक्सियों को का भी अध्ययन कर सकेगा। ठीक है, कर सकेगा। तो ये सारी की सारी चीजें, तो इस वजह से ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बच्चों बहुत ही ज्यादा जो है वो एडवांस है। तो नोट कर लीजिए इस बात को समझ नोट कर लीजिए बच्चों कि मंदाकिनी मतलब कि कभी-कभी उसको कहते हैं। ठीक है, तो सुन लीजिए बच्चों, लिखिएगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का सबसे उन्नत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का सबसे उन्नत टेलीस्कोप है। इसको 2021 में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के, इसको 2021 में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में बनी आकाशगंगाओं, तारों तथा ब्लैक होल के बारे में जानकारी एकत्रित करना, वर्तमान में बन रहे तारों
वर्तमान में बन रहे तारों, वर्तमान में बन रहे तारों, आकाशगंगाओं, आकाशगंगाओं तथा ब्लैक होलों की, तथा ब्लैक होलों की, ब्लैक होलों की खोज तथा, खोज तथा अध्ययन करना, खोज तथा अध्ययन करना, तथा खोज करना तथा अध्ययन करना, तथा ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करने में, ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करने में मदद करना है। ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करना, ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करना है। ठीक है बच्चों, जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं श्वेता कनौजिया, वो एक ऐसी जगह पर भेजे जाते हैं जहां पर किसी दूसरे देश का सैटेलाइट ना हो, तो इसलिए क्योंकि पहले से ही पता होता है, ठीक है, तो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। और दूसरा जो है वो उल्का पिंड से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है, ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ना टकराएं, ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहां वो ना टकराएं, लेकिन अगर टकराने का खतरा हमेशा रहता है और अगर टकरा जाएगा तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है ये, और ये सारी चीजें, तो होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। ठीक है, तो आसमान में जाते हुए बहुत कुछ दिखते हैं। अब संजीवनी प्रजापति, अब उसमें क्या चीज दिखता है, उल्का पिंड दिखते हैं जो पत्थर जैसे टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो वो दिखते हैं। और कभी कभी सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं वो भी दिखते हैं। किसी ने पूछा था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितने साल तक काम करेगा, तो हमारा प्लान ये है कि 10 साल तक के लिए हमने भेजा है, लेकिन हो सकता है कि ये 20 साल तक काम करे। ठीक है, तो हमारा प्लान ये है कि 10 साल तक काम कर जाए, हमारा मतलब नासा का प्लान ये है कि 10 साल तक काम करना चाहिए, लेकिन ये 20 साल भी काम कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से भेजा है। ठीक है, अब बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं बच्चों, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। पेन कॉपी रोक दीजिएगा, ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पेन कॉपी रोक कर बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, तब ये चीज समझ में आएगी, तभी मजा भी आएगा इस चीज के बारे में जानकर। ठीक है, तो अब यहां पर कौन बार बार ये पूछ रहा है कि मंदाकिनी क्या है। अरे भैया, गैलेक्सी जो होती हैं उनको मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात, ठीक है, मंदाकिनी को गैलेक्सी भी कहते हैं। चलिए, तो सुनिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि माना यह जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, सुनिएगा बहुत आसानी से समझिएगा। अक्सर ये चीज किसी को जल्दी समझ में नहीं आती है, बड़े बड़े साइंसदान जो होते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे पढ़ते हैं, उनको भी नहीं समझ में आती है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मैं अगर तुम्हें ये आज समझा दूंगा तो तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगी। तो मेरी उम्मीद पर खड़े उतरना और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करना। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये माना जाता है कि ब्रह्मांड जो है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो ये तारे हैं, ये जो गैलेक्सी हैं, ये जो आपके ब्लैक होल, कुछ भी दुनिया ब्रह्मांड में जो पाया जा रहा है, ऐसा माना जाता है ये ब्रह्मांड निर्वात में है। ऐसा माना जाता था कि ये निर्वात है, खाली जगह है। लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में एक सवाल आया कि यार खाली जगह पे कोई एक चीज कैसे हो सकती है, या तो कोई चीज किसी चीज से लटकाई जाए तब पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, या कोई बेस होना चाहिए नीचे, ठीक है, कोई आधार होना चाहिए, वहां पर सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा, वरना ऐसे हवा में तो कोई चीज नहीं लटक सकती है। ये ब्रह्मांड है, ये आकाशगंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, ये सब ऐसे हवा में तो नहीं लटक सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ऊपर से सपोर्ट करने वाली। भाई कोई गेंद आप लटकाते हो तो ऐसे तार या गुब्बारा लटकाते हो तो उसको एक वायर से बांध देते हो, एक धागे से बांध देते हो, ठीक है, या फिर अगर उस गुब्बारे को रखते हो तो कोई उसका आधार होता है, बेस होता है, बेड होता है, ठीक है, चादर होती है, कहीं ना कहीं तो उसको रखा जाता है। तो ऐसे हवा में तो सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये दिमाग में हमेशा चलता रहता था, आइंस्टीन के भी दिमाग में हमेशा चलता रहता था। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पर एक चीज बताई उन्होंने, जो उनकी सबसे मशहूर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसके बेस पर आइंस्टीन ने एक बात कही कि ये ब्रह्मांड खाली नहीं है, निर्वात नहीं है, बल्कि यहाँ ये जो ब्रह्मांड है वो असल में हमें ना दिखने वाली, हम जिसे नहीं देख सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, जो हमें महसूस नहीं होती है, एक चादर में मौजूद है। एक ऐसी चादर है, एक ऐसा फैब्रिक है, एक ऐसा कह सकते हैं एक बेस है, एक आधार है, जिसमें ब्रह्मांड के सारी चीजें मौजूद हैं। चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे वो तारे हो, चाहे वो आकाशगंगाएं हो, चाहे वो ब्लैक होल हो, सब कुछ एक ना दिखने वाली, एक रहस्यमयी या ना दिख पाने वाली, ठीक है, एक चादर में मौजूद है। और इस चादर को जानते हो क्या कहा गया? आइंस्टीन ने क्या कहा? इस चादर को आइंस्टीन ने कहा, इसे कहा टाइम और स्पेस, दिक और काल। क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों? टाइम और स्पेस। यहां पर ये टाइम नहीं है, घड़ी वाला टाइम नहीं है, बल्कि टाइम और स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर ये ब्रह्मांड के जितने पिंड होते हैं वहां पर उसी आधार पर मौजूद होते हैं, उसी जगह पर मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप एक चादर लीजिए, चादर के चारों कोनों को पकड़कर और अपनी तरफ खींच दीजिए। जब आप खींचते हैं तो चादर तन जाती है, और जब चादर ये जो तन जाती है बच्चों, ठीक है, तन जाती है, जो तनी हुई चादर होती है, उसी पर आप जो है इस तरीके से बॉल्स रख दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये मान लीजिए चादर तनी हुई है, तो इस तनी हुई चादर के अंदर आप बॉल रख दीजिए। तो ये जो बॉल रखने पर इसके अंदर क्या जाता है? थोड़ा थोड़ा सा एक गड्ढा सा बन जाता है, एक छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जितना भारी पदार्थ रखा जाएगा उतना गहरा गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, तो माना यह जाता है, सिंपल वे में माना यह जाता है कि ब्रह्मांड खाली नहीं है, लेकिन हमें ना दिखने वाली एक चादर मौजूद है, जिसे टाइम और स्पेस की चादर बोलते हैं, टाइम स्पेस फैब्रिक बोलते हैं। उसी में ये ब्रह्मांड के जितने भी पिंड मौजूद हैं वो सब मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज दिखती नहीं है उस पर वैज्ञानिक या विज्ञान विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे तो तुम कुछ भी कह दो, तुम कह दो कि शेषनाग के फन पर जो है वो पृथ्वी टिकी हुई है, तुम कह दो, लेकिन शेषनाग का फन जब तक नहीं दिखेगा हम कैसे इस पर विश्वास कर ले? कहते थे ना हम लोगों क्या कि शेषनाग के फन पर जो है पृथ्वी टिकी हुई है, जब भी ये शेषनाग जो है अंगड़ाई लेता है, खाने पीने के लिए वो करता है, तब तो पृथ्वी हिलती है और भूकंप आता है। ऐसा हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत तो नहीं है। तो जब सबूत नहीं है तो हम विश्वास कैसे करें? तो वही बात आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर थी कि आइंस्टीन ने कहा यह ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि टाइम और स्पेस की एक चादर है, और इसी टाइम और स्पेस की चादर में ही सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि यार आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
के बेस पर, जो कि उनकी बहुत मशहूर थ्योरी थी, उस पर यह बात बता तो दी, सही है, ठीक है, हम उसकी बात को समझ तो सकते हैं, लेकिन जब तक हमें इसके प्रमाण नहीं मिलेंगे तब तक हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वैज्ञानिकों ने सोचा कैसे इसके प्रमाण मतलब एकत्र किए जाए, कैसे टाइम और स्पेस की चादर होती है, टाइम और स्पेस की चादर जो मौजूद होती है वो कैसे मतलब इसके प्रमाण को कैसे एकत्रित किया जाए। तो ये सोचा गया कि अगर टाइम और स्पेस की चादर है, वाकई में है, तो अगर सीधी सी बात है, आप अगर कोई बेस होगा, अगर मान लीजिए एक चादर ऐसे तान दें और चादर एक तान दें, मान लीजिए अपने घर में एक चादर लीजिएगा और चारों तरफ से 4 लोगों से कह दीजिएगा खींच के रख दें, और उसमें आप 2 बॉल ले लीजिए, दोनों बॉल को उसके अंदर ऐसे पकड़ लीजिए, और दोनों बॉल को पकड़कर अगर आप ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमाना शुरू करेंगे, ऐसे घुमाना शुरू करेंगे, तो इनके घुमाने की वजह से चादर में एक लहर उत्पन्न होगी। क्या होगी बच्चों? इस चादर में एक लहर उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? जैसे पानी है, पानी में 2 नावें हैं और दोनों नाव जो है खड़ी हैं, तब तक तो कोई लहर नहीं उत्पन्न हो, लेकिन दोनों एक दूसरे का चक्कर अगर लगाने लगे तो क्या होगा कि पानी में लहर उत्पन्न होने लगेगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर टाइम और स्पेस होता है, टाइम और स्पेस अगर वाकई में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आइंस्टीन ने बताया है, अगर ये वाकई में मौजूद है, तो इसमें हमें यह देखना होगा कि अगर इस ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं, अगर ये एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं 100% लगाते हैं, तो इनके चक्कर लगाने की वजह से लहरें उत्पन्न जरूर होती होंगी टाइम और स्पेस में, ठीक है, टाइम और स्पेस में लहरें उत्पन्न होती होंगी। और अगर ये लहरें उत्पन्न होती हैं और अगर इन लहरों को हम पकड़ लें, इन लहरों को हम महसूस कर लें, तो इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि लहरें तभी उत्पन्न होंगी जब आधार होगा, यानी टाइम और स्पेस होगा। तो अगर 2 पिंडों के घूमने की वजह से अगर टाइम और स्पेस में लहरें उत्पन्न होती हैं और अगर हम उन लहरों को पकड़ लें, उन्हें महसूस कर लें, तो इस बात का पक्का सबूत मिल जाएगा कि यह ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि टाइम और स्पेस जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, टाइम और स्पेस जैसी चीज मौजूद है, और ये टाइम और स्पेस में ही पूरा ब्रह्मांड मौजूद है, ठीक है। तो वैज्ञानिक जो है वो बहुत सैकड़ों साल से मेहनत कर रहे हैं उन लहरों को पकड़ने का, और इन लहरों को क्या नाम दिया जाता है? गुरुत्वीय लहरें कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुत्वीय लहरें, कि अगर आपके टाइम और स्पेस में अगर पिंड जो है वो चलेंगे, मूवमेंट करेंगे या एक दूसरे का चक्कर लगाएंगे, तो लहरें उत्पन्न होंगी, इन्हें गुरुत्वीय लहरें कहेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स कहेंगे। और अगर ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न हो रही हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव किसी ना किसी बेस पर उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब टाइम और स्पेस मौजूद है, ठीक है, इस बात का हमें सबूत मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम टाइम और स्पेस को देख तो नहीं सकते, लेकिन अगर लहरें इनमें उत्पन्न होती हैं और अगर इन लहरों को हम पकड़ लें, तो इस बात का हमें सबूत मिल जाएगा कि टाइम और स्पेस जैसी कोई चीज मौजूद होती है। तो बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से वैज्ञानिक मेहनत करते आ रहे हैं, भैया टाइम और स्पेस का है कि नहीं है, गुरुत्वीय लहरें पकड़ी जाए कि नहीं पकड़ी जाए, बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। मेहनत करते बहुत वक्त बीत गया, बहुत पैसे खर्च हो गए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। लास्ट में एक बड़ा चमत्कार हुआ 2015 में 2 वैज्ञानिकों ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, एक प्रयोगशाला बनाई, और उसको बोला गया लीगो ऑब्जर्वेटरी, अमेरिका में बनाई गई। क्या नाम था उस ऑब्जर्वेटरी का, उस प्रयोगशाला का, उस वेधशाला का? क्या नाम था? लीगो ऑब्जर्वेटरी। लीगो ऑब्जर्वेटरी को 2 ब्लैक होल थे, दोनों ब्लैक होल एक दूसरे का यह माना जा रहा था चक्कर लगा रहे थे, तो उधर ही हमारी लीगो ऑब्जर्वेटरी को फोकस कर दिया गया कि अगर भाई सबसे भारी, आपको बताया गया ना, सबसे भारी ब्लैक होल होते हैं, तो अगर ये ब्लैक होल चक्कर लगाएंगे, टाइम और स्पेस में चक्कर लगाएंगे, तो गुरुत्वीय लहरें उत्पन्न होंगी, और अगर इन गुरुत्वीय लहरों को हम पकड़ लें तो हमारा काम हो जाएगा और हमें सबूत मिल जाएगा कि टाइम और स्पेस एग्जिस्ट करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन 2 ब्लैक होल से, वो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे, एक दूसरे उधर ही अपनी जो ऑब्जर्वेटरी थी, अपना जो वेधशाला थी, लीगो ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम दिया गया था, उसी की तरफ फोकस कर दिया। जब फोकस कर दिया तो जानते हो मजा आ गया। क्या मजा आ गया? पूरी मानवता ने, ठीक है, जो सैकड़ों साल से एक बड़ी गुत्थी थी कि वाकई में आइंस्टीन सही थे कि नहीं सही थे, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही थी कि नहीं सही थी, जो आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था पृथ्वी लहरें होती हैं, टाइम और स्पेस होता है, यह बात पूरी तरीके से सच साबित हुई 2015 में। और पहली बार लीगो ऑब्जर्वेटरी में ग्रेविटेशनल वेव्स को, यानी कि गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार ऑब्जर्व कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और जानते हो एक बड़ा सबूत मिल गया कि ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड एक चादर में मौजूद है, जो कि हमें नहीं दिखती, जिसे हम टाइम और स्पेस की चादर कहते हैं। और ब्रह्मांड के जो पिंड है इसी टाइम और स्पेस की चादर में मौजूद है। जैसे एक चादर में फैलाकर अगर उसमें अंदर बॉल्स रख दी जाए, उसी तरीके से टाइम और स्पेस की चादर पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, और उसके अंदर ही ब्रह्मांड के ये पिंड मौजूद है। और जब ये ब्रह्मांड के पिंड आपस में चक्कर लगाते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं या कोई भी हरकत करते हैं, तो ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम गुरुत्वीय तरंगों के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से 2015 में पूरी फिजिक्स चेंज हो गई, पूरी भौतिक विज्ञान में बदलाव करना पड़ा कि भैया जो पहले कहते थे कि ब्रह्मांड निर्वात में है, कुछ नहीं है, उसे बुक में चेंज करो, ब्रह्मांड निर्वात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड टाइम और स्पेस की चादर में मौजूद है। टाइम और स्पेस की चादर जो है वो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। और फाइनली ये माना जाता है कि ये पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक डिस्कवरी इसको माना गया, जिसमें गुरुत्वीय तरंगों को पकड़ा गया। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, टाइम और स्पेस क्या है और टाइम और स्पेस की में उत्पन्न होने वाली गुरुत्वीय तरंगें क्या है, मुझे लगता है आपको 101% समझ में आ गया होगा कि क्या है। लोग नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम और स्पेस एक इमेजिनरी, मतलब ना दिखने वाली एक चादर है, जिसके सबूत अब मिले हैं, क्योंकि उसमें उत्पन्न लहरों को पकड़ा गया है 2015 में लीगो ऑब्जर्वेटरी अमेरिका के द्वारा। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ गया? जल्दी बताइए मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आता है ये बात। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सैल्यूट है आपको। यस सर, सैल्यूट है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वाह वाह वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वाह वाह वाह, मजा आ गया वाकई में। तो इस, अगर तुम्हें मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें जैसा तुम बता रहे हो कि तुम्हें समझ में आ गई, तो सोचो कि कुछ नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारी सोच है। अगर सोच लो कि हमें समझना है, समझ के ही मानेंगे, ठीक है, समझ जाओगे, ठीक है। और एक तुम्हें समझाने वाला मिल जाए और तुम समझने के लिए तैयार हो जाओ, दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है, तुम कर सकते हो, 100% कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये मैं वाकई में तुमको बता रहा हूं, ठीक है, क्या बोलते हैं, तुम वाकई में बता रहा हूं, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थ्योरी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल थ्योरी थी, लेकिन तुम समझ पाए, इसलिए तुम लोगों को सैल्यूट है। तो जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लिख लो, 5 मिनट बचे हुए हैं, कि टाइम और स्पेस लिख लीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा, माना यह जाता है कि यह ब्रह्मांड
माना यह जाता है कि यह ब्रह्मांड, माना यह जाता है यह ब्रह्मांड टाइम और स्पेस, टाइम और स्पेस, टाइम और स्पेस, हिंदी में से बोलते हैं दिक और काल, टाइम और स्पेस अथवा दिक और काल की एक एक थैंक यू दीपक भाई, प्रीति, अर्चना, सबको थैंक यू, जल्दी से लिख लो बच्चे, ठीक है। माना यह जाता है कि ब्रह्मांड टाइम और स्पेस, टाइम और स्पेस अथवा दिक और काल की एक चादर में मौजूद है, कि एक चादर में मौजूद है, कि एक चादर में मौजूद है, में मौजूद है। और जब कभी और जब कभी और जब कभी टाइम और स्पेस में, टाइम और स्पेस की इस चादर में, टाइम और स्पेस की इस चादर में, इस चादर में जब बड़े ब्रह्मांडीय पिंड, जब बड़े ब्रह्मांडीय पिंड कोई हलचल करते हैं, कोई हलचल करते हैं या एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, या एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, हलचल करते हैं या एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, या सुपरनोवा जैसे, या सुपरनोवा जैसी घटनाएं होती हैं, या सुपरनोवा जैसी घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, तो एक लहर उत्पन्न होती है, या तो एक तरंग उत्पन्न होती है, तो एक तरंग उत्पन्न होती है, तो एक तरंग उत्पन्न होती है। और इस टाइम और स्पेस में उत्पन्न होने वाली इस तरंग को, और टाइम और स्पेस में उत्पन्न होने वाली इस तरंग को गुरुत्वीय तरंग कहा जाता है, गुरुत्वीय तरंग कहा जाता है। और इस टाइम और स्पेस में उत्पन्न होने वाली तरंग को गुरुत्वीय तरंग या ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है, ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है, ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम पता, इसका सर्वप्रथम पता लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने, अमेरिका में मौजूद है, ने 2015 में लगाया, 15 में लगा लिया था, ठीक है। इस तरंग का पता पहली बार लीगो अमेरिका लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने वर्ष 2015 में ही लगा लिया था, ठीक है, लगा लिया था। और जानते हो बच्चों, भारत भी अब ऐसी ही ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, ऐसी ही वेधशाला बना रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए, ग्रेविटेशनल वेव को समझने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, जो इसी 2024 के अंत में या 2025 में भारत को समर्पित हो जाएगी। और इस ऑब्जर्वेटरी को नाम दिया गया है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, या इंडिगो, या इंडिगो का फुल फॉर्म है, इंडिगो का फुल फॉर्म है इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑब्जर्वेटरी को, जैसे लीगो है ना अमेरिका में, वैसे इंडिया भी बना रहा है। और ये जो बनाया जा रहा है इस ऑब्जर्वेटरी को, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बनाया जा रहा है। और ये 2024 से 2000 मतलब ये तक 2024 में समर्पित हो जाएगी देश को, लेकिन ये माना जा रहा है 2025 के शुरुआती दौर में ये भारत की ये ऑब्जर्वेटरी हमारे देश को, हमारे वैज्ञानिकों को समर्पित हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये गुरुत्वीय तरंगें क्या होती हैं। गुरुत्वीय तरंगों को समझने के लिए जो ऑब्जर्वेटरी भारत में बनाई जा रही है, जैसे लीगो इंडिया कहा जा रहा है या इंडिगो कहा जा रहा है, इसको हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। और अब हम भी जो है वो इसके ब्रह्मांडीय रहस्यों को, गुरुत्वीय तरंगों को, जो बहुत समय से रहस्यमयी थी, उनको समझ सकने में सक्षम होंगे। तो कुछ और भी चीजों को लेकर हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, और भी कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।